नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने में सेना की तैयारियों और संचालन की समीक्षा की। सेवानिवृत्त चिकित्सा कर्मियों को कोविड देखभाल केंद्रों में सेवा के लिए बुलाया जा रहा है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि केवल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाए। देश भर में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। एयर इंडिया अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लाई। कर्नाटक में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कल रात 9 बजे से 14 दिन का लॉकडाउन। असम सरकार ने 8वीं तक की परीक्षाएं 8 मई तक बंद करने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने देश भर के हज भवनों को अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्रों के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान संपन्न। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान भी शांतिपूर्वक समाप्त। चीन ने भारत के लिए सभी मालवाहक उड़ानें 15 दिन के लिए स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या में अलका सिंह के साथ मैं लवली निगम। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है, कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 का मुकाबला करने में सशस्त्र बलों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इसमें चिकित्सा क्षमता बढ़ाने और मानव संसाधनों का उपयोग करने के प्रयास शामिल हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें महामारी का सामना करने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा की जा रही तैयारियों और उनके संचालन की विस्तृत जानकारी दी। श्री रावत ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले 2 वर्ष के दौरान सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त या समय से पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट के कोविड अस्पतालों और अन्य सुविधाओं में सेवा देने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। अन्य चिकित्सा अधिकारी जो पहले सेवानिवृत्त हुए थे, उनसे भी अनुरोध किया गया है कि वे आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से परामर्श देने के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि कमान मुख्यालय, कोर मुख्यालय, डिवीजन मुख्यालय और नौसेना तथा वायुसेना मुख्यालय में नियुक्त सभी चिकित्सा अधिकारियों की अस्पतालों में प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को जनरल रावत ने बताया कि अस्पतालों में नर्सिंग कर्मियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की जा रही है। विभिन्न प्रतिष्ठानों में सशस्त्र बलों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर भी अस्पतालों के लिए उपलब्ध किए जा रहे हैं। श्री रावत ने बताया कि चिकित्सा प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में इकाइयों का निर्माण किया जा रहा है और जहां संभव होगा वहां सेना के अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएगी। श्री मोदी ने भारतीय वायुसेना द्वारा देश और विदेशों में ऑक्सीजन तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए किए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के साथ केंद्रीय और राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड तथा विभिन्न मुख्यालयों में तैनात अधिकारियों को सुदूर क्षेत्रों में जाकर अपनी विशेषज्ञ सेवाएं देने के विषय पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और जापान के बीच विभिन्न द्विपक्षीय पहल की प्रगति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति पर भी चर्चा की। उन्होंने महामारी से उत्पन्न विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने महामारी के दौरान भारत और जापान में रह रहे नागरिकों को एक दूसरे देश से मिल रहे समर्थन और सुविधाओं की सराहना की और इसी तरह के समन्वय को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी का मुकाबला करने में भारत को सहयोग देने के लिए जापान के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने वर्तमान चुनौतियों से निपटने की दिशा में भारत जापान सहयोग के महत्व पर भी बल दिया।
उन्होंने महत्वपूर्ण सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने और विनिर्माण तथा कौशल विकास में साझेदारी विकसित करने की पारदर्शी और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को आपसी सहयोग के अनूठे उदाहरण बताते हुए इस दिशा में लगातार प्रगति का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने के बाद निकट भविष्य में जापान के प्रधानमंत्री सुगा भारत आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड के विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करने की दिशा में काम करने के मुद्दे पर चर्चा की। दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई प्रगति की भी समीक्षा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने देश भर में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष रूप से चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में 9 उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब केवल सिरिंज और शीशी निर्माताओं, फार्मा उद्योग और रक्षा बलों सहित 3 औद्योगिक क्षेत्रों को ही ये छूट दी गई है। देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह फैसला किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। श्री भल्ला ने ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों से अधिक उत्पादन करने तथा इसे सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है। तरल ऑक्सीजन का मौजूदा सारा भंडार भी सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे इसका चिकित्सा में प्रयोग किया जा सके। श्री भल्ला ने कहा कि तरल ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में किसी उद्योग को कोई छूट नहीं दी गई है। इस्पात मंत्रालय ने कहा है कि विभिन्न राज्यों को कल तक इस्पात संयंत्रों द्वारा 3,130 मैट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस्पात संयंत्र तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने में भी सक्षम है, लेकिन अधिकांश संयंत्रों में केवल तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के उत्पादन के कारण नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस के उत्पादन में कमी आएगी। आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने निर्देश दिया है कि नाइट्रोजन और आर्गन टैंकरों का इस्तेमाल ऑक्सीजन को जल्दी और सुविधाजनक रूप से लाने ले जाने के लिए किया जाए। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन ने भी इस प्रकार के रूपांतरण की अनुमति दे दी है। इससे राज्यों को ऑक्सीजन के परिवहन में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। इस बीच भिलाई इस्पात संयंत्र तरल ऑक्सीजन का उत्पादन 15 मैट्रिक टन बढ़ा रहा है। इस्पात मंत्रालय ने कहा है कि अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व वाले इस्पात संयंत्रों को भी अपनी क्षमता बढ़ाने की संभावना तलाशने के लिए इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एयर इंडिया आज अपनी न्यूयॉर्क दिल्ली उड़ान से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत लाया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से भारत की लड़ाई को मजबूत करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हम स्थिति को ठीक कर देंगे। रोरो सेवा के अंतर्गत तरल मेडिकल ऑक्सीजन से भरे 3 टैंकर आज रायगढ़ जिले के कलमबोली पहुंचे। ये गुजरात के हापा से कल रवाना हुए थे। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के तेजी से पहुंचने का सुनिश्चित करने के लिए हरित गलियारे की व्यवस्था की गई थी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ी 860 किलोमीटर का सफर तय कर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची है। इन टैंकरों में लगभग 44 टन मेडिकल ऑक्सीजन है। एक रिपोर्ट।
कोविड रोगियों की संख्या में हो रही वृद्धि के मद्देनजर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस बीच मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और कृषि के पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड-19 रिस्पांस ने 250 बाईपैप्स और लगभग 4000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पुणे और अन्य प्रभावित क्षेत्रों को देने का फैसला किया है। इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और बाईपैप्स को धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए अस्पतालों और संस्थानों को दान कर दिया जाएगा और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए फिर से बेचा नहीं जाएगा। MCCIA के महानिदेशक श्री प्रशांत गिरवणे ने कहा कि मिशन वायु को लॉजिस्टिक साझेदारी के रूप में अमेजॉन का समर्थन प्राप्त हुआ है। अमेजॉन सिंगापुर से भारत वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को एयरलिफ्ट करने की पूरी लॉजिस्टिक संभाल रहा है। इसके अलावा पिछले 2 दिनों में PPCR ने 12 ऑक्सीजन जनरेटर संयंत्र स्थापित किए हैं, जो अब कई सरकारी और निजी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। एक दिन में 12 टन ऑक्सीजन निर्माण की संयुक्त क्षमता के साथ PPCR का कहना है कि ऑक्सीजन संयंत्र आने वाले दिनों में हजारों लोगों की जान बचाने में मदद करेंगे। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। देश भर में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। लगभग 93 लाख स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों ने पहला और 60 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि 1 करोड़ 19 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने पहला और 63 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने दूसरा टीका लगवा लिया है। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के 9 करोड़ 79 लाख से अधिक लोगों को कोविड का पहला टीका और 1 करोड़ से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनको कि हमने देश में करीब 79.18% के करीब अब तक कवर कर लिया है फर्स्ट डोज के द्वारा, तो 12 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 80% से भी ज्यादा हमारे फ्रंटलाइन वर्कर को हम फर्स्ट डोज दे चुके हैं, जिसमें मुख्यतः दादरा एंड नागर हवेली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं। साथ ही करीब 7 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 65% से कम फ्रंटलाइन वर्कर्स को फर्स्ट डोज दी गई है, जिसमें मुख्यतः गोवा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और तेलंगाना जैसी स्टेट्स हैं। साथ ही एक हमारा जो प्रायोरिटी एज ग्रुप है पीपल अबव 60 इयर्स ऑफ एज, तो जिसमें कि हम 50% से अधिक लोगों को जो हमारी प्रायोरिटी पॉपुलेशन है उसको कवर कर चुके हैं। तो जहां एक स्थाई पर हमारा नेशनल एवरेज 36.1% है, उसके अगेंस्ट कई स्टेट्स ऐसी है जहां पर परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, जिसमें कि लद्दाख, सिक्किम, राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स हैं जहां पर कि अधिक परसेंटेज में 60+ लोगों को कवर किया गया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्यों और जिलों में कोविड प्रबंधन के लिए कंटेनमेंट, क्लिनिकल प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी के 3 मुख्य सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों पर ध्यान देते रहने की आवश्यकता है। संयुक्त सचिव ने कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से संक्रमण का फैलाव कम किया जा सकता है। संयुक्त सचिव ने कहा कि यदि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का पालन न किया जाए तो एक व्यक्ति 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से लड़ाई में ऑक्सीजन का उचित उपयोग तथा रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब जैसी दवाओं को डॉक्टरों के परामर्श पर लेना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अनेक लोग घबराहट में अस्पतालों के बिस्तर घेर रहे हैं। श्री अग्रवाल ने लोगों से आग्रह किया कि केवल डॉक्टर की सलाह पर ही अस्पताल में भर्ती हों। जरूरत है कि जो केसेस जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो उनको स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन को कोशिश करें ताकि पेशेंट को टाइम पर एडमिशन मिल सके। इसके लिए हमने स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट के तहत एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करे जहां पर की अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स उसको डिस्प्ले किया जाए ताकि लोगों में एक अननेसेसरी भय का वातावरण पैदा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस किया जाए, क्रिएट किया जाए जिससे कि हॉस्पिटल में बेड उनको मिल सके। साथ ही जरूरी है कि स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट मिलकर बेस्ड ऑन द केसेस ट्रेजेक्ट्री, किस टाइप के केसेस आ रहे हैं, कितनी तादाद में केसेस आ रहे हैं, उसको देखते हुए जरूरत पड़े तो एडिशनल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के बेड्स को कोविड डेडिकेटेड बेड्स में कन्वर्ट करे और अधिक जरूरत हो तो मेकशिफ्ट टेम्परेरी हॉस्पिटल्स भी बनाकर इंश्योर करे कि जिन लोगों को बेड्स की जरूरत है उनको हम समय पर बेड्स दिला पाएं। गृह मंत्रालय में अपर सचिव पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में मेडिकल ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के टैंकरों की ढुलाई बड़ी चुनौती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत खरीद या किराए के आधार पर विदेशों से ऑक्सीजन टैंकर मंगवा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ऑक्सीजन टैंकरों के आवागमन पर वास्तविक निगरानी कर रही है। श्री गोयल ने लोगों से अपील की कि मौजूदा कोविड स्थिति से घबराना नहीं चाहिए।
नई दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें कोविड मरीजों की संख्या कम करने और अस्पताल के संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग करने की आवश्यकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि इस समय लोग अनावश्यक रूप से घबरा रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो एक अननेसेसरी पैनिक है सब लोगों में, और उस पैनिक के कारण इट इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड। तो कोई सिम्टम नहीं हो उसमें ये पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि कहीं मेरे को बाद में ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े तो मैं अभी जाके एडमिट हो जाता हूँ। जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं वो सफर करते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। लोग घर पे दवाइयां स्टोर करने लग जाते हैं और अननेसेसरी शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल ड्रग्स वो मार्केट में क्रिएट हो रही है। कई दफा ड्रग्स का मिसयूज भी हो जाता है, उनसे साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं और उससे कोई फायदा नहीं होता है। ये सब गलत धारणाएं हैं और यही मैं क्लियरिफाई करना चाहूंगा। ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है कोविड-19 के लिए, लेकिन उसका मिसयूज जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारी सैचुरेशन 94, 95, 96 है या उससे ज्यादा है तो उसका ये मतलब है कि अब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट है और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि मरीजों की मृत्यु रोकने में रेमडेसिविर अधिक लाभप्रद नहीं पाई गई है, इसलिए इसे जादुई दवा मानना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि गंभीर मामलों में केवल सामान्य रूप से ही उपयोगी है। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि उभरती स्थिति का सामना करने के लिए कोविड टीकाकरण की गति को कम नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वास्तव में टीकाकरण बढ़ाया जाना चाहिए। डॉक्टर पॉल ने मौजूदा कोविड स्थिति में लोगों से आग्रह किया कि अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और घर में परिवार के साथ रहने के दौरान भी मास्क पहनें। उन्होंने आग्रह किया कि इस समय बाहरी लोगों को अपने घर न बुलाएं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि महामारी के दौरान भी महिलाओं को कोविड टीका लगवाया जा सकता है। एक भ्रांति अभी किसी ने भेजा कि क्या मेंसेस जब हो रहे हो गर्ल्स में, विमेन में, तो क्या वैक्सीन लग सकता है। वैक्सीनेशन कैन बी गिवन टू नॉट टू पोस्टपोन वैक्सीनेशन, एंड दिस इज एब्सोल्युटली भ्रम फैलाने वाली बात है, अफवाह है। हमें इंश्योर करना है कि वैक्सीनेशन की गति किसी भी तरह से कम नहीं हो। रिस्ट्रिक्शंस भी हों, उसके बावजूद भी इतना रिस्क जरूर हमें लेना है कि अस्पताल जाके अपना टीका लगवाना है, क्योंकि उससे हमें बहुत फायदा होने वाला है और हम चाहेंगे कि सब एक दूसरे की मदद करें। इसमें वैक्सीनेशन की जो गति है, सप्लाईज की गति है, वो सब कुछ उसके ऊपर सरकार की नजर है, उसमें कोई भी कमी नहीं होगी। हमने देखा है कि टीकाकरण को तेज गति देने में टीका उत्सव किया गया था, उसमें हम और भी आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने में सेना की तैयारियों और संचालन की समीक्षा की। सेवानिवृत्त चिकित्साकर्मियों को कोविड देखभाल केंद्रों में सेवा के लिए बुलाया जा रहा है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि केवल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाए। देश भर में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। एयर इंडिया अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लाई। कर्नाटक में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कल रात 9 बजे से 14 दिन का लॉकडाउन। असम सरकार ने 8वीं तक की कक्षाएं 8 मई तक बंद करने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने देश भर में हज भवनों को अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्रों के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान संपन्न। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में पंचायत चुनावों के तीसरे चरण का मतदान भी शांतिपूर्ण समाप्त। चीन ने भारत के लिए सभी मालवाहक उड़ानें 15 दिन के लिए स्थगित की और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच जारी। देश भर में कल 3,52,991 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 73 लाख से अधिक हो गई। इस दौरान 2,812 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही देश में मृतकों की संख्या 1,95,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,19,000 से अधिक रोगी ठीक हुए हैं। इसके साथ ही संक्रमण से ठीक होने की दर 82.62% हो गई है। अब तक 1 करोड़ 43 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय 28,13,000 से अधिक रोगी उपचार करा रहे हैं, जो कुल संक्रमित मामलों का 16.25% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 14,02,000 से अधिक जांच की गई। अब तक देश में 27 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है।
कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि कल रात 9 बजे से पूरे राज्य में 14 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस दौरान सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक केवल आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये घोषणा की। राज्य में कोई सार्वजनिक वाहन नहीं चलेंगे और बेंगलुरु शहर से मेट्रो ट्रेन भी नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विनिर्माण इकाइयों को छोड़कर सभी उद्योग बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। शहरों में कृषि उत्पाद बाजार सुबह सीमित अवधि के लिए काम करेंगे। असम सरकार ने 8वीं तक की कक्षाएं 8 मई तक बंद करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के उपायुक्त को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसे उन जिलों में लागू किया जाएगा जहां कम से कम 100 लोग संक्रमित हैं। विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। इस बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग स्वच्छता कार्यों में निरंतर जुटा हुआ है। विभाग के आयुक्त सचिव सिद्धार्थ सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि स्वास्थ्य और साफ सफाई के बारे में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। A lot of steps for COVID management have been taken up. Primary amongst them are sanitization of different campuses. The polling stations, when elections were being held, all the polling stations were sanitized and water facility was made available along with toilets. Additionally, under Jal Jeevan Mission, we have provided more than 5 lakh household connections to people so that they don't have to go anywhere and expose themselves to COVID risk last year. And this year, we plan to provide more than 20 lakh house connections to people. Apart from that, we are also doing a lot of IEC awareness generation, interpersonal communication, so that COVID and its importance is known to everyone. केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में पिछले कई दिन से कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। कोविड के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने आज से कई कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के हज भवनों को अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्र के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कई राज्यों में बने हज भवनों की स्थिति की आज समीक्षा के बाद सभी राज्य हज कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य सरकार के साथ मिलकर कोविड मरीजों के इलाज के लिए हज भवनों का इस्तेमाल करने में सहयोग करें। चीन की सरकारी सिचुआन एयरलाइंस ने भारत के लिए अपनी सभी कार्गो उड़ानें 15 दिन के लिए स्थगित कर दी हैं। इससे चीन से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और अन्य चिकित्सा आपूर्ति खरीदने के लिए निजी व्यापारियों के प्रयासों को धक्का लगा है। एक रिपोर्ट। चीन ने कहा है कि भारत को कोविड के सिलसिले में सहायता के लिए भारत और चीन बातचीत कर रहे हैं। सिचुआन एयरलाइंस ने अपने बिक्री एजेंटों को पत्र लिखकर कहा है कि उसने 6 मार्गों पर अपनी कार्गो उड़ानें स्थगित कर दी हैं। कंपनी ने पत्र में यह भी कहा है कि भारत में महामारी की स्थिति को देखते हुए अगले 15 दिनों तक कार्गो उड़ानें स्थगित करने का फैसला किया गया है। कंपनी ने हालांकि स्वीकार किया है कि ऐसा करने से उसकी परिवहन कंपनी को काफी नुकसान होगा। पत्र में 15 दिन बाद स्थिति की समीक्षा की बात भी कही गई है। ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि चीन के विनिर्माताओं ने अपने उत्पादों की कीमतें 35 से 40% तक बढ़ा दी हैं। शंघाई की एक ढुलाई कंपनी ने बताया कि माल ढुलाई में भी 20% से अधिक की वृद्धि की गई है। पेइचिंग से अंशुमान मिश्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण में शाम 5 बजे तक 75% से अधिक मतदान हुआ। इस चरण में विधानसभा की 34 सीटों के लिए वोट डाले गए। राज्य में 8 चरण में चुनाव हो रहे हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद शेष चरण में प्रचार अभियान काफी हद तक वर्चुअल माध्यम से हुआ। कोविड की स्थिति के मद्देनजर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव क्षेत्रों में बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित नहीं की और पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया और नुक्कड़ बैठकें की। 8वें चरण में 4 जिलों की 35 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 2 मई को एक साथ की जाएगी। इस बीच शमशेरगंज और जहांगीरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में जारी ताजा अधिसूचनाओं के अनुसार इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में 16 मई को मतदान होगा और चुनाव की प्रक्रिया 21 मई तक पूरी हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में पंचायत चुनावों के तीसरे चरण का मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। कुछ स्थानों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मतदान के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन भर मतदान केन्द्रों का दौरा करते रहे। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो गया। मतदान के दौरान कोविड मानकों और दिशा निर्देशों का पालन किया गया। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और पुदुचेरी की सरकारों से कहा है कि वो 2 दिन पहली और 2 मई को लॉकडाउन लगाए। न्यायालय ने कहा है कि सरकार इस महीने की 28 तारीख को लॉकडाउन के फैसले की घोषणा कर सकती है ताकि लोगों को शुक्रवार तक अपने काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। न्यायालय ने सरकार को यह सुझाव भी दिया है कि केवल मतगणना और आपात सेवाओं के लिए ही वाहनों के परिचालन की अनुमति दी जाए। आईपीएल क्रिकेट में इस समय अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पंजाब किंग्स ने ताजा समाचार मिलने तक 10वें ओवर में 3 विकेट पर 47 रन बना लिए हैं। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, छायाकार और पटकथा लेखक नितिन बोस की आज जयंती है। नितिन बोस ने अपने सिने जीवन में 6 मूक फिल्मों सहित 50 से भी अधिक फिल्मों का निर्देशन और छायांकन किया। उन्हें केएल सहगल और उत्तम कुमार का करियर शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। नितिन की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक गंगा जमुना को हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में शुमार किया जाता है। उन्हें वर्ष 1977 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नितिन बोस की फिल्म गंगा जमुना का प्रसिद्ध गीत इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के आज भी युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। इस गाने के साथ नितिन बोस को आकाशवाणी की और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने में सेना की तैयारियों और संचालन की समीक्षा की। सेवानिवृत्त चिकित्सा कर्मियों को कोविड देखभाल केंद्रों में सेवा के लिए बुलाया जा रहा है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि केवल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाए। देश भर में अब तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। एयर इंडिया अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लाई। कर्नाटक में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कल रात 9 बजे से 14 दिन का लॉकडाउन। असम सरकार ने 8वीं तक की कक्षाएं 8 मई तक बंद करने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने देश भर के हज भवनों को अस्थायी कोरोना देखभाल केंद्रों के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान संपन्न।
उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान भी शांतिपूर्वक समाप्त। चीन ने भारत के लिए सभी मालवाहक उड़ानें 15 दिन के लिए स्थगित की और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।